आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस यस सर। सर। जी सर। क्या नज़र आ रहा चैप्टर 10 स्लाइड। है? बहुत अच्छा। करते हैं। तो जो आपके पेपर्स हैं उनके मुताबिक मामला ऐसा है कि पेपर चूँकि आपका एक ही होगा। और क्या किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि आपके पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑन साइट होंगे? पहली बात, किसी सर बच्चे पता को। नहीं है कंफर्म, लेकिन नोटिफिकेशन में तो ऑनलाइन आया था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पता। अच्छा, दूसरा ये किसी को इस बात का इल्म है कि क्या 2 हफ्ते बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी खुल जाएगी एज पर स्केजुअल, यानी कि तमाम, या फिर ये इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे? इस बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है? सर मैंने सुना था कि सेकंड सेमेस्टर तो हमारा वैसे भी ऑनलाइन ही होगा, मे बी। अ, हाँ, लेकिन मतलब वो मैं इस ये क्वेश्चन पूछने का मतलब कॉन्टेक्स्ट मेरा ये था, जैसे हुकूमत ने कहा ना एकदम ही फ़ौरन ही कि भी 15 मार्च से जो है वो तमाम तालीमी इदारे बंद और 2 वीक की स्प्रिंग वेकेशन दे दी गई हैं और उसके बाद फिर दोबारा खुलेगा। तो वो ये कि पूछना मैं चाह रहा हूँ कि क्या दोबारा हुकूमत जो है उसको खोल देगी या फिर इनका इरादा ये है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे? मतलब इसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन है, किसी को कुछ पता है, कोई स्पेकुलेशन उस तरह की बात? नो चलें, सर। कोई बात नहीं। तो हमारा ये प्लान है कि आपके जो पेपर हैं वो ही आपकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया है, यानी कि वो 100 मार्क्स जो हैं वो आपके पेपर के से एवेलुएट हो जाएंगे, ठीक है? यानी कि पेपर जो 100 मार्क्स का होगा और उसमें जो है वो आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। वो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो है ना 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। अगेन इट डिपेंड्स कि वो ऑनलाइन होता है कि ऑन साइड होता है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर वो ऑनलाइन हुआ तो फिर तो कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना कि आपके 75 मार्क्स हैं मिड और सेशनल, मिड और फाइनल, 25 मार्क्स सेशनल के हैं। तो हम तमाम चीज़ें वैल्यूएट करेंगे आपकी आपके पेपर से, ठीक है? वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। और ऑन साइड पेपर तो अगर होता है तो फिर तो ऐसा होगा कि आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन पे आपने आंसर करने होंगे, तो हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन होता, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि ऑनलाइन के मैं क्या करता हूँ, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन सूट में भी पेपर आपका 100 मार्क्स का ही होगा, यानी कि इन एनी केस आपका पेपर 100 मार्क्स का ही होगा, वैल्यूएशन 100 मार्क्स की होगी। लेकिन इट डिपेंड्स कि वो क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, जी। सर अगर हमारा पेपर ऑन साइट होता है जी। तो टाइम उतना ही होगा? हंड्रेड टाइम मार्क्स, हंड्रेड टाइम मार्क्स। जी जी। टाइम हाँ, टाइम का भी क्वेश्चन पैदा होता है। अगर जी टाइम तो हम वही देंगे जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी ना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से। क्योंकि टाइम का मुझे नहीं पता कि टाइम होगा वो क्या मिलता है, क्योंकि इकट्ठा पेपर हो रहा है उसका टाइम ज़्यादा ही होगा, 100 मार्क्स के लिहाज से भी टाइम होगा हल्का। सर मैं तो क्वेश्चन करूँ आपसे? जी, जी करें। सर आपने बोला कि 75 मार्क्स आपके वैसे हैं और 25 सेशनल हैं। हम्म। तो अगर सर वो एग्जामिनेशन वाले बोलते हैं सर उनका फिर पेपर तो वो 75 मार्क्स होगा तो बाकी 25 उनके वो सेशनल मार्क्स होंगे। तो वो हम्म। तो फिर सारे अकॉर्डिंग बताएंगे ना आपको कि आप इतना टाइम लॉस करें बच्चों को। लेकिन हमारा पेपर जो है आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का है। तो फिर आप थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा करेंगे या फिर 75 अकॉर्डिंग चलेंगे आप भी? नहीं, वो ऑफ कोर्स उसके अंदर ऐसा होगा, अगर वो 75 मार्क्स का पेपर हमें कहते हैं, यानी कि 100 मार्क्स के पेपर के अंदर टाइम आपको उतना मिलेगा, आप 100 मार्क्स का पेपर उस टाइम में आप कर सकें।
जी ठीक है सर, थैंक यू। किसी और बच्चे को क्वेश्चन तो नहीं? चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं आज तो इंशाल्लाह फिर। तो अभी हम जो अब चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 10 है और वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुतालिक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें वो आपको कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें बताएगा, ठीक है। और जिससे आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप होगी। सर चलें जी। जी क्वेश्चन है जी जी। सर, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने चैप्टर्स हैं हमारे? चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 और चैप्टर 7 एंड चैप्टर 10, तो टोटल बन जाते हैं ये 7 चैप्टर वाले। सर तो चैप्टर ओके सर, 7 थैंक यू। जी चैप्टर 7 में क्या हुआ? इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। जिसका जिसका आगे वाले सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। हमारा तो कोर्स बहुत थोड़ा सा है और सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इस चैप्टर में हम जो है सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएगा और हार्डवेयर को एक्सक्यूज एक्सप्लेन मी करेगा। सर, सॉरी मैं सर क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? जी, सर चैप्टर 1 से 5 तक और उसके बाद 7 से 10 है कि 7 और 10 है? 7 और 10। 7 है जी, ठीक है सर, थैंक यू। तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपको बताएगा, उनको एक्सप्लेन करेगा, फिर आपस में रिलेशन क्या है वो बताएगा, और फिर वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स देगा, और फिर बताएगा कि आप सॉफ्टवेयर कैसे हासिल कर सकते हैं, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको जनरल बताएगा, और फर्मवेयर के बारे में बताएगा और मिडल वेयर के बारे में बताएगा। मिडल वेयर के बारे में उसने जो बताना है ना आपको, वो इतना खास नहीं है, तो मिडल वेयर को हम छोड़ भी सकते हैं, डिपेंड्स, हम चलते हैं आगे। तो अच्छा जी, ये क्या हुआ, सॉरी। तो हार्डवेयर जो है वो उससे मुराद होता है कि वो फिजिकल डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम की वजह से हार्ड, आप अब लैब में बैठे थे तो आपने देखा था कि आपके सामने जो है वो एक ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था, उसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं या सीपीयू भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हार्ड, उससे मुराद वो हार्डवेयर, यानी कि एक्चुअल हार्डवेयर जिसके ऊपर, जिनकी जो एक फिजिकल डिवाइस होती है, जैसे हम कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन है तो वो एक हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस जैसे है, या वॉशिंग मशीन वो भी डिवाइस है। तो हार्डवेयर से मुराद क्या होता है, फिजिकल डिवाइस होती है। जैसे लैपटॉप अगर आपके पास है तो लैपटॉप जो फिजिकल एक डिवाइस है, तो हार्डवेयर से मुराद फिजिकल डिवाइस होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर से मुराद क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर की जब हम टर्म यूज़ करते हैं तो उससे मुराद है कि वो एक प्रोग्राम है जो कि नॉन टेंजेबल चीज़ है, जो कि कोई इंस्ट्रक्शंस पे मबनी होगा, ठीक है। और हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं वो फिजिकल डिवाइस होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो वो मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ डिवाइस जो है वो हार्डवेयर है, और उसके ऊपर जो आपका एंड्रॉयड है या iOS है या उसके ऊपर जो भी चीज़, जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ये फ़र्क है। और प्रोग्राम क्या मतलब क्या होता है, तो प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। तो प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की एक फॉर्मल डेफिनेशन करने जा रहा है वो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, C++ है, जावा है, सी शार्प है, पाइथन है, रूबी ऑन रेल्स है, गो है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो अपने इस डिग्री में पढ़ेंगे वो एक C++ पढ़ेंगे और सी शार्प पढ़ेंगे अपने आखिर सेमेस्टर में, 7 और 8 में, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शंस है जो एक सीक्वेंस में दी जाती हैं और किसी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, ठीक है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, आसान सी बात है। और सॉफ्टवेयर पैकेज से क्या मुराद है, तो सॉफ्टवेयर पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है कि जो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स क्लियर हैं जी, चलें आगे। यस सर। तो बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू डू यूजफुल जॉब, दे आर कम्प्लीमेंट्री टू। तो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, कम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों चाहिए। यानी कि अगर आपके पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हार्डवेयर को यूज़ ही नहीं कर सकते।
और ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर पर चलते ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है ना। तो इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों लाजिम। आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसमें अगर कोई एंड्रॉयड नहीं है या कोई iOS कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं हुआ हुआ, तो वो आपके लिए बेकार है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और अगर हाँ फ़ोन ही नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर को सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के लाजिम मलज़ूम है। तो हार्डवेयर को यूज़फुल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, आपका बेकार है। Some hardware can be loaded with different software to make a computer system perform different types of job. तो आप कह रहे हैं कि same hardware can be loaded in different software with अच्छा to make computer system perform different types of job। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हम जो है सेम एक ही हार्डवेयर को जो है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की जॉब। यानी आप देखें एक ही आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसके ऊपर आप देखें अभी अभी अगर हम अभी इसको अगर देखें तो आप देखें अगर आप मोबाइल की बात करें, अगर मोबाइल से आपने ज्वाइन किया हुआ है और अगर किसी ने जो है वो इसको ज्वाइन किया हुआ है लैपटॉप से या सिस्टम से, तो आप देखें सिस्टम से आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मीटिंग भी होस्ट की हुई है और साथ में मैंने जो है वो एडोब फोटोशॉप का एडोब रीडर का जो है वो सॉफ्टवेयर भी खोला हुआ है, ठीक है। तो दोनों काम मैंने और ब्राउज़र भी खोला हुआ है, तो तीनों काम इन पैरेलल चल रहे हैं, तीनों डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और एक ही हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये दूसरे लाइन का मतलब यही है, ठीक है। सेम हार्डवेयर कैन बी लोडेड विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर अपग्रेड हार्डवेयर इज नॉर्मली वन टाइम एक्सपेंस वेयर एज सॉफ्टवेयर कंटिन्यूइंग एक्सपेंस। अपग्रेड रेफर्स टू अच्छा, अब एक टर्म यूज होती है अपग्रेड की, ठीक है। अपग्रेड क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अपग्रेड करने जा रहे हैं। हम कहते हैं ना अब आप BS1 का एग्जाम दे दोगे तो अब आप अपग्रेड हो जाओगे, यानी कि आप सेमेस्टर 2 में चले जाओगे। तो अगर आप इसी तरह से हम हार्डवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड से मुराद अपग्रेड का मतलब क्या होता है? अपग्रेड का मतलब होता है कि आप जो है किसी कंपोनेंट को रिन्यू कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम हार्डवेयर में अपग्रेड की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई पहले मेरे पास जो है वो जो सिस्टम था उसमें 4 GB रैम थी, तो मैंने उसमें 2 GB मजीद जो है बढ़ा दी रैम, तो वो आपने उसकी रैम को अपग्रेड कर दिया। मेरे पास पहले 500 टेराबाइट की 500 GB की एक हार्ड डिस्क थी, तो मैंने एक और हार्ड डिस्क 500 GB की लगा दी, तो मेरे पास अब टोटल 1 टेराबाइट हो गया। तो हार्डवेयर इस तरीके से अपग्रेड होता है। जैसे अब हार्डवेयर अपग्रेडेशन की मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप आजकल नए मॉडल्स आते हैं मोबाइल्स के, आप देखते हो एक मॉडल है उसमें जी 40 MBps का कैमरा लगा हुआ है, तो अगले मॉडल में 54 का लगा हुआ होगा, उसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, उसमें ये है वह है वगैरह वगैरह वगैरह। तो हार्डवेयर की अपग्रेड ये होती है कि हार्डवेयर की कोई चीज़ आप एक्सटेंड कर दो, और सॉफ्टवेयर की जो अपग्रेडेशन होती है वो ये होती है कि नया वर्जन आउट होता है। आप कहते हैं जी व्हाट्सएप आपने देखा होगा, आप सारे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो गूगल प्ले जो है उस पर जब आप कोई चीज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ ऐसे बाद आपको वो कहता है कि भी देखें आपके पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना उसकी अपग्रेड आ गई है, तो आप अपग्रेड पे क्लिक करें और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है। यानी कि आपका व्हाट्सएप अपग्रेड हो जाएगा, आपको जीमेल अपग्रेड हो जाएगा, फेसबुक का एप्लीकेशन अपग्रेड हो जाएगी, तो वो सॉफ्टवेयर की अपग्रेड होती है। तो बेसिकली हार्डवेयर की अपग्रेड जो होती है वो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती है, वो कम होती है, वो आप एक बार ही करते हो अमूमन, ज़्यादा नहीं करते। जबकि सॉफ्टवेयर की अपग्रेड तो बहुत बार होती है। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे बहुत सारा जो है नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई कुछ दिनों बाद ही हुई ये फलानी चीज़ जो है वो अपग्रेड जो है वो होनी है, फलानी चीज़ अपग्रेड होनी है, ठीक है। जी सर। तो हम आगे चलते हैं। तो सर हमारे जी अपडेट की बात करें ना, जब वो कहते हैं कि बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल लेवल अपडेट अपग्रेड। तो एग्जैक्टली जी जी बिल्कुल वही वही बात कर रहा हूँ। अपडेट या अपग्रेड वो एक ही टर्म में आता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली अपडेट होता है। सॉफ्टवेयर ना वो अपडेट होता है, उसकी अपडेट्स नहीं आती हैं, कुछ सिक्योरिटी पैचेस आ रहे हैं, कोई और चीज़ आ रही है। विंडोज़ की अपडेट आती रहती है। अगर कोई विंडोज़ का सिस्टम होगा ना तो आप देखेंगे विंडोज़ की भी अपडेट आ रही होती है। ठीक है सर, एक और सवाल पूछना था कि वो जो आया था पिछले पॉइंट के हार्डवेयर में हम अलग सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्लाइंट सॉफ्टवेयर और सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा कि हम एक ही हार्डवेयर को सर्वर सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, जब मतलब कि सर्वर कंप्यूटर जब बनाते हैं जब उसमें सर्वर सॉफ्टवेयर डालेंगे, और उसी तरह अगर कोई भी कंप्यूटर है हार्डवेयर है तो उसे अगर हमने सिंपल जो हमारे होते हैं वो क्लाइंट ही होते हैं सॉफ्टवेयर, तो इसमें भी ये फर्क मतलब कि उसी चीज में आ जाएगा। सर्वर और क्लाइंट है ना ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है, दिस इज समथिंग एल्स। सर्वर और क्लाइंट जो है ना ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग चीज़ है। सर्वर क्लाइंट जो है बेसिकली जब आप दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना जा रहे हैं तो कौन सा सर्वर है कौन सा क्लाइंट है ये दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या सर्वर कौन सा है क्लाइंट कौन सा है, एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट, ये इनकी एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर वो जो उसने पिछले पॉइंट में पिछली स्लाइड में बयान किया था वो ये है
कि एक ही हार्डवेयर है, एक ही हार्डवेयर, उस हार्डवेयर के ऊपर उसी हार्डवेयर को मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हुए मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ आपकी आपके मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है। उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप कॉल भी कर लेते हैं, एक काम, ठीक है, कॉल का सॉफ्टवेयर लगा है। एक आप उसके ऊपर जो है वो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ये उस मीटिंग का गूगल मीट का सॉफ्टवेयर लगा है। उसी मोबाइल के ऊपर आप गेम खेल लेते हो, ठीक है, उसी मोबाइल के ऊपर आप फेसबुक चला लेते हो, व्हाट्सएप चला लेते हो, कैमरे से जो है फोटोज़ खींच लेते हो, वीडियोज़ बना लेते हो। तो एक हार्डवेयर एक ही है, लेकिन डिफरेंट सॉफ्टवेयर उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ठीक है हार्डवेयर की सर। यूज़बिलिटी बढ़ रही है ना। ओके। तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, ये आपने याद रखना है। एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो आपको कह लो कि प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं कि आप उसके ऊपर आप अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है चला सको। मिसाल के तौर पे आप देखें मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एंड्रॉयड नहीं होगा, एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एंड्रॉयड, या आपके ऊपर अगर आप आईफोन है तो उसके ऊपर iOS नहीं होगा, तो या नोकिया के फ़ोन थे उनमें पहले सिम्बियन सॉफ्टवेयर होता, सिम्बियन ओएस होता था, तो वो नहीं होगा। तो ये कि अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड यानी कि वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपके यानी कि आप उस एंड्रॉयड के ऊपर कोई यानी कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद यहाँ पे ये कि फेसबुक या कोई व्हाट्सएप या इवन ये गूगल मीडिया भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं चला सकते। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर डिजाइन टू कंट्रोल ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप एक हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास विंडोज़, जैसे मैं आप बात करूँ तो मेरे पास विंडोज़ 10 है, तो मेरे पास अगर विंडोज़ 10 जो है वो नहीं है इंस्टॉल, तो इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कर सकता। इनके सबसे पहले अगर मैंने अपने लैपटॉप को यूज़फुल बनाना है कि उसको मैं कुछ और चला सकूँ, कोई ऑडियो रन कर सकूँ, वीडियो रन कर सकूँ, गेम खेल सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, तो मुझे सबसे पहले उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो विंडोज़ 10 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मुख्य एग्जाम्पल्स है, विंडोज़ है, लिनक्स है, लिनक्स एक और टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अगर मोबाइल फोन की बात करें तो एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि आप उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सको, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ज़ाहिर सी बात है वो एक किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी अभी आपके सामने जो है वो अभी हम दो सॉफ्टवेयर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अभी हम जो आपके सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दो सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक तो अभी आप देख रहे हो कि एक पीडीएफ आपके सामने खुली हुई है, तो पीडीएफ जो है वो जो उसके लिए सॉफ्टवेयर है वो क्या है, एडोब एक्रोबैट रीडर, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपके सामने किसी पीडीएफ फाइल को खोल के दिखा देता है, उसको आप व्यू कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। और दूसरा हम गूगल मीट का जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। गूगल मीट का सॉफ्टवेयर आपको कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर द वेब, अगर आप कोई मीटिंग होस्ट करना चाहते हो और लोगों से बात करना चाहते हो, वीडियो या ऑडियो कॉल करना चाहते हो, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो एक किसी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के ऊपर आपके पास एंड्रॉयड, अगर सब कुछ एंड्रॉयड ही होता है तो एंड्रॉयड आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसके ऊपर जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हैं गूगल प्ले स्टोर का है, फेसबुक की एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, स्नैपचैट है, और पता नहीं क्या क्या लोग जो है वो यूज़ करते हैं, और इंस्टाग्राम है, और ट्विटर है, और बहरहाल तो ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको वाज़ेह हो गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद चीज़ें आपको बता रहा है कि मेक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की ऑपरेशन को एफिशिएंट भी करता है और इफेक्टिव भी करता है, ठीक है। हेल्प हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप देखिए जो दूसरा मैंने बयान किया है ना, वो ये किया है कि हम जैसे अब BS4 को पढ़ा रहे हैं ना, तो BS4 के अंदर हम जब आप भी पहुंचोगे वहाँ पे तो आप भी पढ़ोगे, एक हम पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्ट है ना उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, विजुअल स्टूडियो। वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम ना उसमें कोड करते हैं और उसको चलाते हैं, यानी कि एक्चुअली हम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो उसको उसको क्रिएट करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसको चलाते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करता है, वो ये कैपेबिलिटी आपको देता है
कि आप उस जो अंडरलाइन हार्डवेयर है उसको यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम जो है वो उस पर डेवलप करो और बनाओ। यानी कि ये जो, अगर दूसरों में बात करूँ, ये जो एडोब एक्रोबैट रीडर है, ये भी तो सॉफ्टवेयर है ना, ये भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं, ये भी किसी ने लिखा है, किसी चीज़ में लिखा है। तो इसको लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ये फीचर देता है, ये एबिलिटी देता है कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रहते हुए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो। जैसे मिसाल अगर आपको कैलकुलेटर डेवलप कर लो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स इंक्लूडेड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम्स। ठीक है, तो वो प्रोग्राम्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज में इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। और एंड प्रोग्रामर्स हु प्रिपेयर देम आर कॉल्ड सिस्टम प्रोग्राम। तो दो तरह के प्रोग्रामर होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर, दो तरह के प्रोग्रामर हैं। एक वो प्रोग्रामर्स हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामर्स। एक वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ठीक है, एग्जांपल उसने आपको दी है सिस्टम प्रोग्राम्स की, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें हैं विंडोज़, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 का नाम आपने सुना होगा, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यानी कि जब आप यानी कि अभी तो चैप्टर में हर पढ़ा नहीं है, वो आगे चैप्टर था, चैप्टर 11 गालिबन, ये चैप्टर 12 है, तो जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे होता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं, और जो प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और जो डेवलपर उनको बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? वर्ड है, ये जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर है, या हमारे पास कोई, जैसे आपने देखो पीओएस सिस्टम लगा होता है, आप किसी मार्केट में किसी बड़े मॉल में गए हो शॉपिंग करने, अल्फता में चले जाओ, या और बहुत सारे हैं भारत, तो वहाँ पे जाके देखोगे आप, कोई भी राइजन में चले जाओ या इस तरह के जितने, तो वहाँ पे आप देखोगे जब आप चीज़ें खरीदते हो तो चीज़ों का बिल जो है वो मैनुअली नहीं होता, बल्कि वो एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, एक बारकोड स्कैनर होता है, उससे वो रीड करता है, और सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो, यानी कि वो वहाँ पे पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम उसको बोलते हैं, वो यूज़ होता है, जो कि आपकी तमाम स्टॉक की एंट्री करके और आपको बिल बना के देता है भाई ये आपका बिल है। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ तक क्लियर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें। चलें, बहुत अच्छा। तो हमारे पास जो है अब ये जो इसने आपको दिखाया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और इसने आपको लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर जो है बयान किया है कि लॉजिकली एक सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे जो लोअर लेवल होती है वो क्या होती है? हार्डवेयर। बेसिकली हार्डवेयर जो कि जिसमें आपके पास मदरबोर्ड होगा, उसमें रैम लगी हुई होगी, उसमें सीपीयू लगा हुआ होगा, उसमें और आईसीज लगे होंगे, उसमें साउंड कार्ड लगा होगा, उसमें और डिफरेंट चीज़ें, हार्डवेयर, बेसिकली हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस होती है, तो उस हार्डवेयर की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कौन सी होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर जिसके अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, वो इस हार्डवेयर को इस काबिल बनाती है कि आप उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सको। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर है वो हार्डवेयर की लेयर है। ठीक है, उसके ऊपर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर है, यानी कि हार्डवेयर के ऊपर जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो तब आपके पास हार्डवेयर जो है वो इस काबिल होगा कि आप उसको यूज़ कर सको, उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको ये भी फैसिलिटी देता है कि आप उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सको। तो हार्डवेयर लेवल के ऊपर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इस काबिल बनाता है हार्डवेयर को कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर के ऊपर कोडिंग करना या हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्रामिंग करना वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर लेवल पे थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत आसान होता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो लेयर है वो बहुत एब्स्ट्रैक्शन लेयर होता है, यानी कि उसमें आपको इतना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो है ना वो यानी कि आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हार्डवेयर में कैसे काम हो रहा है।
आईसीस कैसे काम कर रहे हैं, या कौन सी ये लाइन कैशे लाइन अनेबल हुई है, कौन सी डिसेबल हुई, वगैरह वगैरह, जो हार्डवेयर की डिटेल्स होती हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यानी कि जिस तरह से लेयर ये बढ़ती जा रही है उस तरह से एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है। इसकी मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और फिर एंड पे जो लेयर होती है वो यूजर्स की होती है। जैसे हम यूजर्स हैं, अभी फिलहाल देखें एक हार्डवेयर है मेरे पास जो लैपटॉप है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है मेरे पास विंडोज 10 हुई हुई है, ठीक है। विंडोज 10 के ऊपर मैं अब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल मीट, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। तो एडोब एक्रोबैट से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ एज ए यूज़र। और देखें इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना कितना आसान काम है। मेरे पास ये मेन्यू बार है, इससे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल को ओपन कर सकता हूँ, कुछ साइन कर सकता हूँ। इनकी आप देखें कि ये जो जिनकी जैसे अगर मैं आपके सामने ये लेके आऊँ तो देखें ये मेरे पास एक व्यू है, इसमें मैं जो है वो इस पर क्लिक करके बटन्स पे क्लिक करके डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको वो तमाम अंडरलाइन चीज़ों को जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कर देता है यूज़र के लिए। यानी कि जब आपने एक बटन दबाया, मैंने ये फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया और फाइल सेलेक्ट कर ली तो फाइल ओपन हो जाएगी। अब बिहाइंड द सीन ये काम कैसे होगा, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम एक सीपीयू से आप ये काम कैसे ले रहे हैं कि फाइल को ओपन कर रहे हैं, ये खाली ये चीज़ें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जान मतलब ये चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर देखती है। यूज़र को इसका पता होना जरूरी नहीं है। मैं जब ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ, कैसे जो है वो ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद मैं गूगल पे टाइप करता हूँ कुछ भी तो मेरे पास सर्च रिजल्ट आ जाते हैं। अब ये काम कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। ये चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद हैंडल करती है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो जितनी लेयर्स बढ़ती जाती हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर जो है वो उतनी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन जो है बीच में आती जाती है। इसकी मिसाल ऐसा जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी कैसे फंक्शन करती है, उसका गियर जो है वो एक्चुअली कैसे इंजन को जो है वो उसकी जो है वो आरपीएम यानी कि उसके आरपीएम को बढ़ाता है, या आप रेस देते हो तो आरपीएम कैसे बढ़ता है, और तमाम जो गाड़ी का फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, उसमें अगर क्रूज कंट्रोल है तो कैसे काम कर रहा है, उसमें लाइट्स हैं तो कैसे काम कर रही है, एसी का सिस्टम कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ बटन दबाना है तो एसी ऑन हो जाएगा, मैंने इसे गियर को चेंज करना है कि इसको डी पे लेकर ड्राइव पे चला जाएगा, मैं आर पे लेकर रिवर्स पे चला जाएगा, और मैंने क्लच दबाना है या मैंने रेस देनी है तो मेरे पास एक पैडल है, गियर अगर मैंने ब्रेक लगानी है तो एक पैडल है, तो मैंने बस उन पैडल्स को दबाना है। तो इसी तरह जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप खाली बटन्स होते हैं, उन बटन पे क्लिक करके काम कर रहे होते हो। ऑडियो प्ले करनी है डबल क्लिक करो ऑडियो प्ले हो जाएगी, वीडियो प्ले करनी है डबल क्लिक करो वीडियो प्ले हो जाएगी, उसको स्टॉप कर लो, पॉज कर लो, फॉरवर्ड कर लो, रिवर्स यानी कि रिवर्स कर लो, ठीक है। तो यानी कि जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो यूज़र होता है तो एक्चुअली जो नीचे गाड़ी है उसमें कैसे चीज़ें परफॉर्म हो रही है, इंजन कैसे काम कर रहा है, पेट्रोल कंजम्पशन कैसे हो रही है, और तमाम सर्कल कैसे चल रहा है, या इंजन के अंदर कूलेंट होता है वो कैसे काम कर रहा है, इसका मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने गाड़ी को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जितनी एब्स्ट्रैक्शन की लेयर्स होती हैं उतना यूज़र के लिए काम आसान होता है इसको करना। तो हार्डवेयर है सबसे सबसे बेस लेयर, ठीक है। उस हार्डवेयर को यूज़र बनाने के लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और फिर उसके ऊपर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, और देन यूज़र जो है वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपके हार्डवेयर को यूज़ करें। तो आप देखें आप एंड यूज़र हैं तो आपके पास सिस्टम मौजूद है, आपने विंडोज 10 पे इंस्टॉल कर ली है, अब आप उसके ऊपर गेम्स इंस्टॉल करते हो, कोई ऑडियो प्ले करते हो, वीडियो प्ले करते हो, और बस आप ये काम ब्राउज़र से ब्राउजिंग करते हो, ठीक है। तो आप अपना एज ए यूज़र अपना काम कर रहे होते हो, ठीक है। वो काम बिहाइंड द सीन कैसे परफॉर्म हो रहा है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है, ठीक है। तो बात को समझ आई, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है। तो बेसिकली इसने इस डायग्राम के अंदर आपको रिलेशनशिप बयान किया है इन चार चीज़ों के मुतालिक, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र के दरमियान, ठीक है। लॉजिकल आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने सॉफ्टवेयर को एक्वायर करना है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो एक है कि आप प्री रिटन सॉफ्टवेयर बाय करो, सीडीज बाजार से खरीद के ले आओ, या आप ऑर्डर कर दो, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप उनको ऑर्डर कर दो भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको बना देंगे, या आप खुद से बना लो कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। या फिर आप क्या करो, किसी गूगल पे पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर तो आपको डाउनलोड कर लो, ठीक है। हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफरेंट पड़े होते हैं ना गूगल के ऊपर, आप गूगल पे सर्च, गूगल तो पड़ा नहीं होता है, गूगल से आप सर्च करते हो कि मुझे मिसाल के तौर पे पीडीएफ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो वो आपको साइट पे ले जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हो। तो सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के, हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, तो ये सारे उसने बयान करते हैं यहाँ पे, ठीक है। या तो ये कि आप जी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, मतलब कि दोनों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तो हम नहीं ले सकते ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप खरीद सकते हो ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप जाते हो बाजार में, कहते हो मेरे पास
लैपटॉप तो मैंने ले लिया, अब मैंने विंडोज़ इसमें करप्ट हो गई, मैंने विंडोज़ नहीं करनी है, तो आप मार्केट में जाते कहते विंडोज़ 10 की सीडी दे दीजिए, तो आपको विंडोज़ 10 की डीवीडी या सीडी दे देता है। ठीक है सर, एक और दोनों सवाल पूछ रहा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हमने वो बिल्ड करना है या उसका कोडिंग करनी है, तो जैसे हम आपने विजुअल बेसिक का एग्जांपल दी थी, तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कोडिंग कर सकते हैं उसकी भी? दोबारा से सवाल पूछिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपने डेवलप करना है, हाँ फिर? हाँ, तो कोडिंग कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम कोडिंग करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए? सिस्टम नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करना होता है ना, अमूमन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो सी प्लस प्लस में ही लिखे जाते हैं। जैसे मिसाल तो लिनक्स है, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ की तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसकी उसका कोड जो है सी प्लस प्लस के अंदर हुआ हुआ है। तो उस सी प्लस प्लस यानी कि जो कोडिंग है ना, वो बेसिकली आप कह लो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रही होती है। यानी कि आप इस तरह समझ लें कि मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है, मैंने कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखना है, तो मुझे अब वो उसको लिखने के लिए टूल्स चाहिए, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए। तो डेवलपमेंट टूल्स जो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ी और कंसाइज अगर आपको समझाने के लिए बात करूँ, तो आप देखेंगे हमने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया। विजुअल स्टूडियो क्या है, हमें ये एक टूल है, आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो सी प्लस प्लस का कोड लिख सकते हैं और उसको कंपाइल करके चला सकते हैं। तो इस तरह से हम उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं, वो इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टूल्स को यूज़ करते हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब है नमाज का टाइम, तो नमाज की हम ब्रेक करते हैं, तो इंशाल्लाह हम रिज्यूम करते हैं 155 के ऊपर, ठीक है। ये मीटिंग जो है वो ऑन ही है, मैं अपने आप को म्यूट करके जा रहा हूँ, फिर आगे हम यहाँ से आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, हमारे पास जो है 47 के करीब बच्चे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो है 100 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें से 75 मार्क्स तो आपके हैं जी, मतलब मिड और फाइनल, और 25 के सेशनल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो मतलब अगर इस तरह से डिवीजन होती है, 100 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स के सेशनल हैं और 75 मार्क्स के आपके पेपर है, पेपर कहते हैं उसको, तो अगर कोई बच्चा 25 में से 25 मार्क्स स्कोर कर ले, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो पास हो जाएगा? यानी कि अगर कोई बंदा जो है वो 100 में 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स, 75 मार्क्स का एक पोर्शन है, 25 मार्क्स का एक पोर्शन है, तो 25 मार्क्स को अगर वो कंप्लीट कर लेता है और उसमें बहुत अच्छा स्कोर करता है, 25 ले लेता है, तो क्या वो पास हो जाएगा? मतलब 75 में से उसके मार्क्स ही कोई नहीं है, 75 में से सिफर, और 25 में 25 मार्क्स हैं, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? पास होने के लिए जो मार्क है वो 50 है 100 में से ना, पास हो जाएगा क्या वो? नहीं होगा। सर ये हाँ नहीं सर। क्या हुआ? सर ये तो हाँ आप सर, ही नहीं बता होगा। सकते नहीं, मैं क्या, एक अगर किसी भी एक अकेल बालग बंदे के सामने बात रखेंगे तो क्या कहेगा वो? ये आंसर करेगा कि नहीं हो सकता, है ना? तो अब देखें, ज़ाहिर सी बात है भाई, देखें 100 मार्क्स हैं और 25 में एक पोर्शन एग्जाम का 75 मार्क्स का है, एक पोर्शन एग्जाम का 25 मार्क्स का है, और एक बच्चा जो है वो 25 में 75 ले लेता है, एक पोर्शन कंप्लीट बहुत बेहतरीन करता है और वो उसमें फर्स्ट आता है, 25 में 75 लेता है पूरे। लेकिन दूसरा पोर्शन जो है 75 मार्क्स का, उसमें से वो लेता है 0, तो क्या वो जो है पास होगा? नहीं होगा, ऐसी बात है। 100 में 50 मार्क्स पासिंग है, तो पास ही नहीं हो सकता कभी भी, तो फेल हो जाएगा ना। सही, इससे सारे एग्री करते हैं ना, फेल हो जाएगा ना वो बच्चा। यस सर, देखो। बेटा आप इसी को समझें, बात जो मैं करने को दिल के गानों से सुने और गौर से सुने जी। सर आप हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद का बताएं। जी, गौर से सुनिएगा बात को। हमारे ज़िम्मे जो चीज़ें आती हैं उनमें दो चीज़ें हैं जो हकूक़ हमारे ऊपर आते हैं, एक है हकूकुल्लाह, ठीक है, एक है हकूकुल इबाद, ठीक है। तो 100 अगर मार्क्स है ना, तो 100 में से हकूकुल इबाद जो है वो 75 मार्क्स हैं और हकूकुल्लाह जो है वो 25 मार्क्स हैं। तो हम नमाज़ें पढ़ लें और रोज़े भी रख लें और अल्लाह ताला तौफीक दें तो हम तहज्जुद भी पढ़ लें, हज भी कर लें, हम ज़कात भी दें, इबादत जिनकी जो हकूक़ अल्लाह ताला की ज़ात से मुंसलिक हैं, उन सब में हम 100 बटा 100 स्कोर, 25 मार्क्स, 100% मार्क्स ले लें। लेकिन हकूक़ुल इबाद में हमने दूसरों का दिल भी दुखाया हो, ऐसी बात की हो कि जिससे दूसरे का दिल टूटे, या हमने जो है वो किसी एक शख्स को, होता है ना बच्चे ग्रुप बनते हैं जब क्लास में, तो एक बच्चे को पढ़ के उसकी जो है वो उसको उसको एक बच्चे को पढ़ के उसको मजाक का निशाना बनाया जाता है, उसके ऊपर टॉन्ट किया जाता है, उसको जो है वो बातें सुनाई जाती हैं, उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसका मजाक किया जाता है और सारे मिलके हंसते हैं। ये कॉमन चीज़ है जो बच्चों का मैंने देखी है। तो हम एक तरफ नमाज़ें भी पढ़ लें, अव्वल तो पहली बात नमाज़ें हम पढ़ते नहीं हैं, तो अगर नमाज़ें भी पढ़ लें और हम ये काम भी करते हों, ये काम भी करते हों कि हम दूसरों का दिल दुखाएं, दूसरों को टॉन्ट करें, दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, या दूसरों जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, जिससे दूसरे का जो है वो दिल टूट जाए, उसको बहुत दुख हो, सदमा हो, तो याद रखिए ऐसा करने पे जो है ना वो जहन्नुम मिलेगी, जन्नत में नहीं जा सकते आप, ठीक है। इस बात को गौर से अपने पल्ले बांध लीजिए कि हकूक, जहाँ आपने हकूकुल्लाह को अदा करना है वहाँ हकूकुल इबाद को भी अदा करना है। जहाँ पे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है,
वहाँ दूसरे का दिल ना दुखाना भी फ़र्ज़ है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और उनको पता नहीं होता और वो यूनिवर्सिटीज़ में तो आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आदत अपने साथ लेके आते हैं और दूसरे बच्चों को तंग करते हैं, दूसरे बच्चों को मज़ाक का निशाना बनाते हैं या किसी की जो हुटिंग करना चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है? तो याद रखें 75 में से आप 0 मार्क्स होंगे आपके और 25 होंगे तो आप पास नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे। बल्कि होगा ये कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो हैं, अगर आपने हकूकुल इबाद माफ़ ना करवाए बंदे से, उससे माफ़ी ना मांगी, तो फिर क़यामत वाले दिन जो है वो बंदा वो आपकी नेकियां ले लेगा और अगर आपकी नेकियां नहीं होंगी तो फिर आपके गुनाह जो उसके गुनाह आपके ज़िम्मे आ जाएंगे, ठीक है? तो ये ऐसे ही होना है। हकूकुल्लाह तो बहुत आसानी से माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला फिर भी माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं। देखें, तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला तो माफ़ कर देते हैं जल्दी, बंदे माफ़ नहीं करते। इसलिए देखें ना, बंदे बाज़ का हमने देखा, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बाज़ यानी कि माएँ होती हैं, उनको इतना दुःख मिलता है बच्चों की तरफ से कि वो कभी माफ़ करने को भी तैयार नहीं होती हैं, वो बंदे को उनके दिल में होता है। तो याद रखें, हकूक़ुल्लाह में तो जहाँ आपने एहतियात करनी है, वहाँ हकूक़ुल इबाद में उससे ज़्यादा एहतियात करनी है। आप किसी का दिल ना दुखाओ, आपने किसी पे ज़ुल्म ना किया हो, ये याद रखें। तो इससे यानी कि जब आप हकूक़ुल इबाद की बारी आ जाएगी, आपने किसी की गिबत ना की हो, गिबत करना भी बहुत आम है, ठीक है? और वो जब हम सारे आपस में बैठते हैं गॉसिप करते हैं, उसका नाम हमने गॉसिप रखा हुआ है कि हम जो है वो इसकी बात करेंगे, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, ये ऐसा है, थर्ड पर्सन की बात करते हैं और गिबत कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद था मेरा ये कि जो हकूक़ुल इबाद है ना, उसके मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात कर ली। याद रखें, मेरी बात सुन लें, आप लोग जो हैं वो अल्लाह ताला जो है सबको जो है वो एक बनाया, अल्लाह ताला हिदायत में दाखिल करे। आपने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद आपने हकूक़ुल ला जो है वो शुरू कर दिए पूरे करना, तो आपको जो आपने अपनी पिछली ज़िंदगी में हकूक़ुल इबाद में कोताही की थी, तो उनसे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया हुआ है या आपने जो है कोई और तरह हरकत किया हुआ है कुछ भी, तो उससे भी एक तो तौबा करें अल्लाह से, और दूसरा जिस बंदे के साथ किया हुआ उससे माफ़ी भी मांग लें, ठीक है? नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब क़यामत का दिन होगा तो हरगिज़ माफ़ी नहीं होगी जब तक वो दूसरा बंदा राज़ी नहीं होगा। तो हकूक़ुल्लाह तो माफ़ करना आसान काम होता है, यानी कि निस्बतन आसान है। हकूक़ुल इबाद जो है ना, वो दुनिया में माफ़ करा के चले जाएँ, क़यामत के दिन कोई माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? बहरहाल, तो हम वापस आते हैं। ये थोड़ी सी मेरी बात ज़हन में आई थी तो मैंने कहा मैं कर दूँ ये बात। तो अब वो आपको बता रहा है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बाइंग प्री रिटन सॉफ्टवेयर। तो वो अब आपको बता रहा है कि जो 4 तरीके आपने पुराने पहले पढ़े सॉफ्टवेयर को हासिल करने के, अब उनके जो है ना वो उनको थोड़ा सा मज़ीद बताने लगा उनके बारे में, ठीक है? तो एक तरीका ये कि आप प्री रिटन सॉफ्टवेयर खरीद लें, एक तरीका ये कि आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को ऑर्डर कर दें, ठीक है? या एक तरीका ये कि आप सॉफ्टवेयर खुद से बना लें अपना। एक तीसरा तरीका ये कि आप या इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, पब्लिक डोमेन पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। 4 तरीके हैं सॉफ्टवेयर को एक्वायर करने के, और अब इसके बारे में मज़ीद आपको बताएगा कि इससे जो है वो एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशन क्या हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं प्री रिटन सॉफ्टवेयर यानी कि सीडी पर खरीदने के जो सॉफ्टवेयर होता है, तो यूजुअली उसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है ना, सस्ती मिल जाता है। दूसरा ये कि आपको प्लान एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो ये नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आप उसको कह लो कि वो कभी भी खरीद सकते हो, यानी कि उसको उसके लिए खास कर कोई मतलब प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत प्लान करता है ना, मैं ये करूँगा। जब आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो ना, उसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो काम यहाँ पे नहीं है जब आपने प्री रिटन सॉफ्टवेयर खरीदना, ठीक है? ऑफन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ यूजर मोर इफेक्टिवली इन नॉट एज गुड फॉर प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस एज फॉर इन हाउस डेवलप। तो बेसिकली कह रहा ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर प्री रिटन ख़रीदा है तो वो तमाम यूज़र की जो है वो ज़रूरतों को पूरा ना कर रहा हो, ठीक है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ को पूरा कर रहा हो। तो जो इसके बरक्स प्री रिटन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो ऐसा होता है कि यानी वो कह रही है ऑफन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड द कैपेबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ए यूज़र मोर इफेक्टिवली इन नॉट एज गुड फॉर प्री रिटन सॉफ्टवेयर पैकेजेस एज फॉर इन हाउस डेवलप। तो ये कहना ये चाह रहा है आसान लफ्ज़ों में
कि जो एक प्री रिटन सॉफ्टवेयर आप खरीद के लेके आए हो वो आपकी कितनी ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको कितना पूरा फुलफिल करता है उसकी निस्बत के अगर आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप करते हो, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर खुद से डेवलप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तमाम जो आपको रिक्वायरमेंट्स जो आपकी ज़रूरत है वो आप उसको देखते हुए डेवलप करोगे, उसको प्लान करोगे, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर आपको बाहर से सॉफ्टवेयर लेके आते हो तो वो हो सकता है आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता हो। ऐसा इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये एक अच्छी एग्जाम्पल ध्यान में आ गई। कोविड शुरू हुआ तो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ। अब ऑनलाइन सिस्टम का लिए क्या करें, आया हम जो पहले से एडवांस यानी कि जो प्री रिटर्न एक तरीका था कि भाई पीयू जो है, पीयू का हमारा है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर सेल बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे जहन में उसका नाम का डिपार्टमेंट है हमारा ना, आईटी का डिपार्टमेंट है, ये पता नहीं क्या डिपार्टमेंट है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं। तो वो एक तो तरीका था कि वो जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है एलएमएस टाइप का, कि जिसमें जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते और ऑनलाइन जो है वो बच्चे क्लासेस पढ़ते और सारा मामला ऑनलाइन होता, ठीक है। एक तो तरीका था कि आप जब कोविड शुरू हुआ था तो ये काम वो खुद करते, प्लान करते, डेवलप करते, ठीक है। एक तरीका था कि जो बने पड़े हैं ऑलरेडी उनको यूज़ कर लेते, ठीक है ना। प्री रिटर्न है, जैसे मिसाल के तौर पर गूगल मीट हम यूज़ कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वो लोग यूज़ करते हैं, तो और भी डिफरेंट हैं। तो अब जो हम अगर पीयू जो है वो अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखती इस काम के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जितनी ज़रूरतें हैं, जो जो उसको चाहिए, उसमें एडवांटेजेस या फीचर्स चाहिए, वो उसको देखते हुए उसको प्लान डेवलप करती। लेकिन हो सकता है कि गूगल मीट आपको चीज़ें ना देती हो। मिसाल के तौर पर गूगल मीट जो है वो हमें कहती है कि भाई इतने ज़्यादा बंदे आपके उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्लास मतलब क्या लोग मीटिंग में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, ऐसा होता नहीं है। तो यानी कि जो प्री रिटन सॉफ्टवेयर है वो ज़रूरी नहीं है कि तमाम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू जो आप खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है। बात में जाइए कुछ। यस सर। अच्छा, तो एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑर्डरिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई कस्टमर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑर्डर करते हो, यानी कि अब पीयू है, एक तरीका तो ये था कि प्री रिटन सॉफ्टवेयर लेता वो, एक तरीका था कि खुद अपने पास डेवलप कर लेता, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि भाई मैं किसी और कंपनी को कह दूँ मुझे ये बना के दे दो, मैं भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ना ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमने यूज़ करना, बच्चे भी यूज़ करेंगे और टीचर्स भी यूज़ करेंगे, और मैं खुद से नहीं बना रहा, मैं बल्कि आपको पे कर तो एक XYZ कंपनी को कहता हूँ और मुझे ये सॉफ्टवेयर, मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर बना के देती है, मैं सॉफ्टवेयर को लेता हूँ उसको पैसे पे करता हूँ। तो इस तरीके में इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके के एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशन क्या है वो ये बता रहा है। तो यूज़र नीड नॉट टू मेंटेन इट्स ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम विच इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो सीधी सी बात है, जब आपने खुद डेवलप नहीं करना तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर टीम भी रखनी नहीं पड़ेगी। देखें, जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है तो याद रखें कोई एक बंदा उसको नहीं बनाता, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप अपना सॉफ्टवेयर खुद अपने पास डेवलप नहीं कर रहे हो, अगर पीयू जो है खुद सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करती, तो उसको टीम भी रखने की, डेवलपमेंट टीम भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद से डेवलप करेंगे तो उनको उस पर कॉस्ट आएगी ना, कि बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे और बंदों को काम देना पड़ेगा और प्लानिंग डेवलपमेंट बहुत सारा काम खुद से करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा कि सही तो उसका नुकसान है, मतलब सॉरी ये इसका फ़ायदा है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमें टीम मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, जो कि एक एक्सपेंसिव काम है। ज़्यादा बाद आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी और जितना लंबा प्रोजेक्ट है उतनी लंबी आपको सैलरीज होनी चाहिए ताकि आप पे कर सकें। तो दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यूज़र नीड to always depend on vendor for carrying out the changes and the vendor may separate charge। तो दूसरा तरीका ये अब ये है कि भाई पीयू ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद से नहीं बनाया, तो फ़ायदा उनको ये हुआ कि भाई उनका खर्चा कम होगा क्योंकि उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, उनको हायर नहीं करना पड़ेगा। नुकसान का क्या होगा कि अब अगर सॉफ्टवेयर बना के मुझे दे दिया अगर तीसरी बंदे XYZ कंपनी ने, तो उस XYZ कंपनी को अगर मैं चाहता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर दे, भाई मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब इसमें ये फीचर भी आना चाहिए, तो इस फीचर को इंक्लूड करने के लिए मुझे एक तो वेंडर के पास जाना पड़ेगा जिसने मुझे सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और ज़्यादा सी बात है अगर वो यानी कि मुझे हर चेंज के लिए उसमें कुछ भी चेंज करना है, माइनर चेंज हो या मेजर चेंज हो, उसके लिए मुझे वेंडर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मैं खुद से नहीं कर सकता। एक नुकसान। और दूसरा एक नुकसान तो नहीं है, उसका डिसएडवांटेज के लिए इस तरह से ये है कि भाई अगर मैं कोई नया फीचर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पे भी करना पड़ेगा। ठीक, पहले इसमें ये फीचर नहीं था, अब वो वेंडर मेरा ये फीचर डाल के देगा मुझे, तो मुझे उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
सर तो और अगर हम किसी जी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, अगर हम किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो हमें नहीं फाइल देते उस सॉफ्टवेयर को? डिपेंड क्या करता है, कोड? डिपेंड करता है। अमूमन ऐसा नहीं, जो कंपनीज बिजनेस करती हैं, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती हैं और सॉफ्टवेयर को बेचती हैं, तो वो कंपनी सॉफ्टवेयर का कोड कभी भी एक्सपोज नहीं करती। मिसाल के तौर पर विंडोज़ की बात करें, विंडोज़ 10 बड़ा जो है ना वो, यानी कि वो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। यानी कि वो आपको विंडोज़ 10 आपके पास जिस फॉर्म में आएगी ना, वो उसका कोड नहीं होगा, वो उसकी एग्जीक्यूटेबल होगी बेसिकली, जो कि चलती हुई चीज़ एक्जी होगी। तो उसका कोड नहीं होता। आप प्ले स्टोर से जो चीज़ें डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या कोई और ट्विटर है, इंस्टा, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, तो क्या उस एप्लीकेशन का कोड आपके पास आता है? नहीं आता। वो तो खाली एप्लीकेशन आपके पास आती है चलती हुई, या कह लो उसको आप चला सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। एपीके फाइल होती है जो कि इंस्टॉल हो जाती है आपके पास एंड्रॉयड में। तो अमूमन जो सॉफ्टवेयर सेल आउट, जो कंपनी सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं, बेचती हैं, वो सॉफ्टवेयर कोड को भी अपने साथ नहीं देती, ठीक है। वो ये उनकी लाइसेंस जो है वो देना पड़ता है, तो उसको कोड नहीं देती वो आपको अमूमन। अच्छा, अभी हम आगे एक और आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो भी हम जाके पढ़ेंगे अभी आगे, थोड़ा सा आगे स्लाइड में। तो अगर आप खुद से डेवलप कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो भाई पहली बात तो ये कि अगर आपने कुछ चेंज करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जाहिर सी बात है, आप खुद से डेवलप कर रहे हो तो आप इजीली चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है ना। आपको वेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा, खुद से चेंजिंग। और दूसरा जो है वो इसका एक बड़ा, अगर आप खुद से डेवलप कर रहे हो अपने पास चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो देखना पड़ेगा। आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको तो जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जगह चाहिए, आपको बंदे चाहिए, आपको पैसा चाहिए उतना ज़्यादा, जितना आप पे कर सको और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सको, ठीक है। तो ये यानी कि एक तो टाइम भी लगता है इसमें, और मनी भी, पैसा भी ज़्यादा लगता है खुद से डेवलप करने में। और इन हाउस डेवलपमेंट टीम का वो मेंटेन भी करना पड़ता है। जैसे बात, आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उनको मैनेज भी करना पड़ेगा, लोगों को सारा मैनेज करना, मेंटेन करना, ये भी काम ओवरहेड होता है अगर आप खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपने चेंजेस आने से जो है वो इनकॉपरेट हो सकती हैं चेंजेस, कोई भी नहीं चेंज। और उसका नुकसान ये है कि भाई आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और आपको टीम को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है अगर आप किसी पब्लिक डिपॉजिटरी से जो है वो डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर? जैसे हम कहते हैं ना, आप सर्च कर लो, जैसे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर एक मार्केट प्लेस है जहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, ठीक है। तो वो एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो बाज़ सॉफ्टवेयर वहाँ पे फ्री होते हैं, और बाज़ सॉफ्टवेयर आपके पास पैसों के होते हैं, ठीक है ना। तो अमूमन अवेलेबल फॉर फ्री और एज अ शेयरवेयर एंड आर यूजली अकम्पेन्ड विद सोर्स कोड। तो अमूमन ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पब्लिक डोमेन पे होते हैं, वो या तो फ्री होते हैं, और दूसरे बास का जो है ना वो उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। जैसे एक मैं बात करूँ ना, विंडोज़ है ना, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके बरस एक लाइनक्स है। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उसका सोर्स कोड जो है वो ओपन है, वो खुला हुआ है, आप उसका कोड देख सकते हो। उसका कोड जो है वो मिलियंस ऑफ लाइन्स में है। अगर मैं आपको जल्दी से सर्च करके दिखाऊं, लाइनक्स का सोर्स कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स सोर्स कोड लाइन्स कितनी है उसमें, तो 27.8 मिलियन लाइन है। यानी कि ये जो है ना, सो लिनक्स, ये जो है, इसको मैं खोलता हूँ। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ है। तो लिनक्स का जो कोड है उसमें जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, कितनी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो कितनी है? 27.8 मिलियंस। तो 1 मिलियन 10 लाख का होता है, अंदाजा करें कितनी लाइन्स है। और इसका जो सोर्स कोड है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें, ये सोर्स कोड है लिनक्स का, देख रहे हैं आप, ये फोल्डर्स हैं कुछ बहुत सारे। मिसाल के तौर पे अगर आप सी तो कुछ पढ़ोगे आप जाके आगे, तो मैं इसमें इनट में चला जाता हूँ। तो देखो ये सी फाइल है, एक सी फाइल है, ये सी फाइल की कोडिंग हुई हुई है। मैं इस वैसे मैंने आपको दिखा दी, ठीक है जी। तो अमूमन जो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में होते हैं वो अमूमन फ्री भी होते हैं, उनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। यूजली कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही होती है, यानी कि अब लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओएसएस को बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना, कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, कि बहुत सारे लोग मिलके इसको मेंटेन कर रहे होते हैं,
खुद ही, ठीक है, और एक कम्युनिटी होती है वो उसको मेंटेन कर रही है। तो जैसे अगर मैं ये दिखाऊँ ना आपको, लिनक्स की बात ही कर लेते हैं अगर हम, तो देखें हम अगर इसकी जो है वो, तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, अगर हम इसी लिनक्स कम्युनिटी को हम देखना चाहें, लिनक्स कम्युनिटी को देखना चाहें, तो बहरहाल ये एक यहाँ पे ना इनके देखें ये बहरहाल ये बहुत सारी, मैं चाह रहा हूँ लिस्ट हमारे पास निकल आए, तो लिस्ट फैलोज अगर हम चेक करें तो ये कुछ लोग हैं बहरहाल, ये वो ये बंदा है लाइनस टोरवाल्डस जिसने ये लिनक्स बनाई थी, ठीक है, स्टार्ट की थी, ठीक है, ये बंदे हैं कुछ शुरू के। मेरा बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो डेवलप कर रहे होते हैं। तो इनके पॉइंट में ये बयान कर रहा था कि ओपन सोर्स कम्युनिटी होती है जो कि लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, और इसको आप इनके इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कौन करता है, कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, और यूजर्स जो इनके पर्टिकुलर ऑथर है ना वो सपोर्ट नहीं करता, बल्कि एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही होती है। और इनके ऑथर से बनाता है कि उस सोर्स कोड का जो ऑथर है जिसने उसको लिखा है पर्टिकुलरली वो नहीं उसको सपोर्ट, यूजर को सपोर्ट कर रहा होगा, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही होगी। और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास इसको आप डाउनलोड कर सकते हो इमीडिएटली कहीं से भी, ठीक है, और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि जो आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट ना किया हो। जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें एक टेस्टिंग एक साइकिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल होता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई आपके सॉफ्टवेयर को बग तो नहीं है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हम आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह यह है कि उस वो यूज़र को अलाउ करते हैं कि उसको डाउनलोड कर लो, उसका सोर्स कोड देख लो, उसको मॉडिफाई करने की, मैं अगर चाहूँ तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई करके अपनी अपनी नीड के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अपने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और यूज़र कैन फिक्स बग्स और चेंज सॉफ्टवेयर दैट टू सूट्स नीड्स, तो मैं उसमें कोई बग फिक्स सकता हूँ, किसी एक ने सॉफ्टवेयर लिखा और उसमें कोई बग था तो उसको फिक्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कॉपीराइट जो है वो भी हम, यानी कि कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड फॉर बोथ ओरिजिनल एंड सब्सीक्वेंट ऑथर, सो कॉपीराइट भी आप लगा सकते हो कोड के ऊपर आप, यानी कि जो ओपन सोर्स कोड है उसमें आपने कोई चीज़ जो है नहीं इंक्लूड की, नया फीचर इंक्लूड किया, तो आपने उस कोड के ऊपर आप कोई कॉपीराइट का जो है वो कोड भी लगा सकते, यानी कॉपीराइट के भी लाइसेंस होते हैं वो लगा सकते हो, ठीक है। बहरहाल तो जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है, जिसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो तमाम फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी जो है वो है कि यानी कि जितने फ्री सॉफ्टवेयर हैं जरूरी नहीं कि सारे ओपन सोर्स हों, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, अब आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, जो हम जो है ना वो कर रहे होते हैं। इनकी यहाँ पे जिसने ये स्टेप्स डेवलप बताए हैं आपको, ये बेसिकली एक बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप करने का है। तो बेसिकली इनमें से आप भी स्टेप जब आप फोर्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे, आप सीपी पढ़ेंगे तो आप भी ये काम कर रहे होंगे। तो पहली बात तो ये थी कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने, एक सॉफ्टवेयर जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम गूगल मीट की बात करें तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि डिस्टेंस लर्निंग को आसान बना रहा है हमारे लिए, हम डिस्टेंस लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क जो होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ये होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करो और उसको प्लान करो कि आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। प्लानिंग होती है पहले, एनालाइज और प्लानिंग, और उसके बाद फिर आप कोड करते हो, यानी कि जब आप एनालाइज कर लेते हो, प्लान कर लेते हो, फिर आप बेसिकली एनालाइजिंग, प्लानिंग और डेवलप और डिज़ाइनिंग आ जाती है।
उसके बाद फिर आप कोड करते हो, एक्चुअल कोडिंग करते हो। फिर जब कोडिंग हो जाती है, प्रोग्राम तैयार हो जाता है, तो उसके बाद सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, तो आप उसको टेस्ट करते हो, डिबग करते हो, यानी कि उसको अच्छी तरह टेस्ट करते हुए वो सही चलता तो है ना, उसमें बग तो नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद उसको आप डॉक्यूमेंट भी करते हो, यानी कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बताते हो, जिसमें लिखा होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हो, जाकर इंस्टॉल कर देते हो, और उसके बाद आप जो है प्रोग्राम को मेंटेन भी कर रहे हो तो बाद में। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं कि एनालाइजिंग, प्लानिंग, कोड, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स, एंड देन आखिर में आप इवेलुएट करते हो और मेंटेन कर रहे होते हो उस को सॉफ्टवेयर को आप मेंटेन भी कर रहे हो। कोई आगे बग आया, किसी ने बग रिपोर्ट किया तो उसको आप फिक्स कर रहे हो, तो मेंटेन करना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया फर्मवेयर। तो फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, firmware is a software substituted for hardware and stored in a read only memory। तो मैंने बताया ना, फर्मवेयर या फ्लैश ड्राइव होती है आपके मोबाइल में, आप कहते हो कि इसमें रूट कर दिया। तो फर्मवेयर जो है ना, एक छोटी सी चिप होती है, नैंड टाइप की होती है या वो नॉर टाइप की होती है। नैंड का मतलब ये है कि उसमें उस चिप पे तमाम नैंड गेट्स लगे होंगे। नॉर चिप का मतलब है कि उस चिप पे खाली तमाम नॉर गेट्स लगे होंगे। तो फर्मवेयर जो है उसमें जो है वो एक छोटी साइज की मेमोरी होती है, जिसमें आपके पास रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें आप कुछ डाटा स्टोर कर देते हो, और वो फर्मवेयर से डाटा जो है ना, फर्मवेयर से आपका बूट लोडर लोड होता है फ्लैश से, और फिर आपका जो है ना सिस्टम वो आगे चल रहा होता है। तो फर्मवेयर टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्मार्ट मशीन हैविंग माइक्रोप्रोसेसर चिप्स विद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो फर्मवेयर बेसिकली मोबाइल फोन जैसे आपके पास है, तो उसके अंदर भी फर्मवेयर होगी, फ्लैश लगी होती है। आप कहते हैं ना, मैंने मोबाइल को रूट कर दिया, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको फ्लैश कर देते हो, उसमें से जो उसका फ्लैश उसका जो फर्मवेयर है वो आप डिलीट कर देते हो और अपना कस्टमाइज फर्मवेयर डाल देते हो। या कंट्री ब्रेक, जेल ब्रेक आपने सुना होगा, एक्सबॉक्स आते थे ना, एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स तो खैर अब तो एक्सबॉक्स एक्स सीरीज आ गई है, या PS5 आ गया है। अब तो PS3 होता था, या हमारे पास होता था एक्सबॉक्स 360। एक्सबॉक्स 360 को लोग क्या करते थे, वो खरीद के बाहर से उसको जेल ब्रेक करते थे, कह लो कि उसको उसको उसका फर्मवेयर जो है वो डिलीट करके, तो उसमें जो है ना वो अपना प्रोग्राम बीच में डालते थे, ठीक है। तो वो यानी कि उसको उस पर आप फिर आप पायरेटेड गेम्स भी चला सकते हो। तो बहरहाल ये फर्मवेयर जो है वो उससे रिलेटेड है। तो मिडलवेयर है, मिडलवेयर को आप छोड़ दो। बेसिकली मिडलवेयर की उसने जो यहाँ पे एग्जांपल बयान की है ना, ये आपको समझ नहीं आएगी। मिडल इस आखिरी स्लाइड को आप जो छोड़ दें, हमने तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, और 3 tier क्या होता है ये भी नहीं पता आपको, तो इस आखिरी स्लाइड को छोड़ दें। तो बाकी जो है वो आपका टास्क कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं, ठीक है। तो आपके पेपर 100 मार्क्स का होगा, और उसमें ये तमाम चैप्टर्स 7 चैप्टर शामिल होंगे, 1 to 5, 7 and 10, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। चलें ठीक है, फिर हम जाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।